Good morning, students. Today we have to see the last part of the history of novel. पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा कि नॉवेल की शुरुआत किस तरह होती है और 16वीं सेंचुरी से हमको नॉवेल की शुरुआत देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े नॉवेलिस्ट 17th 18th और 19th सेंचुरी के कौन कौन से गुज़रे हैं। और पिछली मर्तबा हमने इंडियन सिनारियो भी देखा जिसमें इंडियन नॉवेलिस्ट कौन कौन से थे ये हमको पता चला। उसके बाद अभी जो है हमने उसके कैरेक्टर्स एलिमेंट्स देखे हैं। एलिमेंट्स के बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल पर। टाइप्स यानी कि कितने टाइप के नॉवेल पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है रियलिस्टिक नॉवेल। रियलिस्टिक यानी हकीकत से करीब, सच्चाई से करीब। द रियलिस्टिक नॉवेल इज़ अ फिक्शन दैट गिव्स द इफ़ेक्ट ऑफ रियलिज़म। रियलिस्टिक नॉवेल में क्या होता है कि ये हमको हकीकत से करीब दुनिया की सैर कराता है। समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवेल ऑफ मैनर। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स दैट आर rooted in the social class. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and everyday experiences. तो इस किस्म के जो नॉवेल्स होते हैं इसमें हमको उस सोशल क्लास के बारे में तमाम बातें मालूम होती हैं। उनके जो मोटिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सारी बातें हमको रियलिस्टिक नॉवेल्स से पता चलती हैं। और ये जो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरे कैरेक्टर से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं ये भी हमको पता चलता है। एवरीडे एक्सपीरियंसेस, रोज़मर्रा के तजुर्बात उसमें हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क, द वर्ड पिकारेस्क इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स अ रोग। रोग मीन्स एक आवारा इंसान जो बिला वजह इधर उधर घूमता रहता है। अ पिकारेस्क नॉवेल नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट हु इज़ एन eccentric or a disreputable person in an episodic form। तो हम देखते हैं इसमें ये जो इंसान है, जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटोगोनिस्ट जिसे कहते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी जो तमाम जो वाक़यात होते हैं वो एपिसोड्स की शक्ल में उस पिकारेस्क नॉवेल में लिखे जाते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल, तीसरा जो टाइप है वो है हिस्टोरिकल नॉवेल। अ हिस्टोरिकल नॉवेल इज़ अ नॉवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ राइटिंग। तो हिस्टोरिकल नॉवेल में कुछ ऐसे पीरियड के बारे में लिखा जाता है जो कि उस ज़माने से पहले का हो, यानी कि हिस्ट्री के बारे में जिसमें हमको हिस्टोरिकल कहानी जिसमें हमको देखने को मिलेगी वो हिस्टोरिकल नॉवेल कहलाएगा। उसके बाद है एपिस्टोलरी नॉवेल। द वर्ड एपिस्टोलरी डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड epistola which means a letter. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents। तो ये जो नॉवेल होता है इसमें लेटर्स की शक्ल में कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को ख़त लिखते हैं और उस ख़त में वो जो उनके साथ जो हो रहा है, उनके जो तजुर्बात हैं जो वो नैरेट करते जाते हैं और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। तो ये एपिस्टोलरी नॉवेल कहलाता है। ऑल्दो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर एपिस्टोलरी नॉवेल, डायरी एंट्रीज आर ऑल्सो अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ दिस टाइप। तो कभी कभी नॉवेलिस्ट क्या करते हैं, लेटर का इस्तेमाल करने के बजाय डायरी की जो एंट्रीज़ होती हैं, रोज़ाना जो लोग डायरी लिखते हैं, तो वैसे भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ गोथिक नॉवेल। द नॉवेल्स दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डीके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द गोथिक नॉवेल्स। तो ये जो नॉवेल्स हैं इसमें हमको इस किस्म की बातें देखने को मिलती हैं जैसे कि टेरर है, मिस्ट्री है, हॉरर है, थ्रिलर है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, या फिर हॉन्टेड बिल्डिंग्स जैसे कि भूतिया बंगला जो होता है उस टाइप की अगर कोई कहानी है तो वो गोथिक नॉवेल कहलाता है। इसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफी यानी ख़ुद अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई अपनी आप बीती लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल कहेंगे। द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज़ द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर। However, the author changes the places and names of characters or even may change or avoid
certain details of his life. It may or may not be in the first person narration. तो ऑटोबायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफिकल नावल में ये फ़र्क है कि ऑटोबायोग्राफी में हर चीज़ जो है, जो सच्ची है वही लिखना पड़ता है आपको, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें आप जगह का, कैरेक्टर्स का, लोगों का नाम नहीं बदल सकते हैं, आपको जूं का तूं लिखना पड़ेगा अगर वो ऑटोबायोग्राफी है। और अगर आप ऑटोबायोग्राफिकल नावल लिख रहे हैं तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो नावल कहलाएगा। इसके बाद है एलेगोरिकल नावल। एन एलेगरी इज़ अ स्टोरी दैट बेयर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। द सरफेस मीनिंग ऑफ सच नावल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ इट। तो दो लेवल्स पर हमको कहानी के मीनिंग देखने को मिलते हैं और ये एलेगोरिकल नावल कहलाता है। द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलेगरी मे बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। तो ये जो एलेगोरिकल नावल जो है, इसमें हमको ये बात याद रखना है कि दो लेवल्स पर कहानी चलेगी। एक तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसका कुछ और मतलब समझ में आएगा, लेकिन वो लिखी किसी और मतलब से जाएगी, यानी कि वो सारी सिंबॉलिक बातें होंगी उसमें। और ये इस तरह की अगर सिंबॉलिक बातें अगर किसी नावल में है तो वो एलेगोरिकल नावल कहलाता है। उसके बाद है यूटोपियन और डिस्टोपियन नावल। यूटोपिया इज़ एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी पजेसिंग द आइडियल क्वालिटीज़। ये तो हमने वर्ड सुना है इससे पहले भी, यूटोपिया यानी कि एक ऐसी सोसाइटी या कम्युनिटी जिसमें हर चीज़ जो है आइडियल होती है, वहाँ के लोग आइडियल, वहाँ की गवर्नमेंट आइडियल, वहाँ के सारे तौर तरीक़े आइडियल। तो ये आइडियल जब होती है हर चीज़ वहाँ पर, तो वो यूटोपियन कहलाता है। इट इज़ अ कॉमन लिटरेरी थीम स्पेशली इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन। तो ये जो थीम है यूटोपियन होने का, जो थीम है, ये साइंस फिक्शन में आमतौर पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हर चीज़ जो है परफेक्ट होती है, कोई बुराई हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और इवन द अदर कैरेक्टर्स एज मच एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल नावल में क्या होगा कि जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस है, उसके जो माइंड में चल रहा है, या फिर दूसरे कैरेक्टर्स के भी माइंड में क्या चल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बताए जाएंगे और इंटरनल फैक्टर्स पर ज़्यादा उसमें ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे नावल को क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल नावल। इसके बाद आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटाइज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890. It means the flow of the thoughts. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter the mind of the character. तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल होता है, इसमें साइकोलॉजिकली कहानी को ट्रीट किया जाता है। और इसमें अब देखिए, हम कोई भी बात जब हम सोचते हैं तो हम उसका वो नहीं देखते कि ये कब हुआ था, उसका सीक्वेंस क्या है। जैसे कि अगर आज आप सुबह उठे और आपने अपने बचपन के बारे में कुछ सोचा, तो फिर आपको कुछ बचपन की कुछ बातें ऐसी याद आती हैं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल अपने प्रेजेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं, या फिर आप फिर से पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये हमारे दिमाग में जो चलते रहता है, तो ये जो नरेशन है, तो वो सीक्वेंस के साथ नहीं आता, पहले मतलब डेट के साथ नहीं आता कि ये साल में ये ऐसा हुआ था तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। हमारे दिमाग में जो ख़यालात जो आते रहते हैं, इंसिडेंट्स जो आते रहते हैं, वो सीक्वेंस में नहीं आते, बल्कि जैसे जैसे उसके माइंड में वो चलते रहता है, तो उसी तरह से उस कैरेक्टर के ख़यालात को बताया जाता है इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल में। तो ये आपको याद रखना है कि ये साइकोलॉजिकल होता है, कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी बातें इसको आपको इसमें डिटेल में देखने को मिलेंगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल में। इसके बाद है बिल्डिंग्सरोमन नावल। द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्सरोमन indicates growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the
protagonist's mind, spirit and characters from their childhood to adulthood. In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. The pulp fiction era provided a building ground for the detective novels and science fiction. तो ये जो पल्प मैगज़ीन था, तो इसमें क्या करते थे, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ फ़िक्शन जो है लिखा जाता था, और फिर बाद में इसी पल्प फिक्शन से हमको डिटेक्टिव नॉवेल्स सामने आया और साइंस फिक्शन सामने आया. साइंस फिक्शन इज़ अ genre ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्सेस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. साइंस फिक्शन क्या होता है, इसमें साइंस को डील करते हुए ऑथर अपनी कहानी सुनाता है. वो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे, किस तरह हम टाइम में ट्रैवल करेंगे, या फिर हमारी जो यूनिवर्स है उसके साथ और एक यूनिवर्स है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मार्स पे कौन रहता है, वहाँ की लाइफ कैसी है. अगर उसको सेटिंग बनाकर अगर कोई नॉवेल लिखा जाता है तो वो साइंस फिक्शन कहलाएगा. साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस. तो हमको इसमें साइंस फिक्शन में क्या देखने को मिलेगा कि साइंस की वजह से, साइंटिफिक इनोवेशंस की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये हमको साइंस फिक्शन में देखने को मिलता है. फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेली इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये इसकी शुरुआत हमको कब देखने को मिली है, 1823 में, जबकि मैरी शेली ने ये नॉवेल लिखा था फ्रैंकेनस्टीन, और इसमें हमको ये सारी बातें देखने को मिली. अब लास्ट इज़ डिटेक्टिव फिक्शन. डिटेक्टिव फिक्शन इज़ अ सब genre ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव आइदर प्रोफेशनल और आर्मेचर इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम ऑफन अ मर्डर. तो डिटेक्टिव फिक्शन में क्या होता है कि एक क्राइम होता है और उस क्राइम को एक डिटेक्टिव जो है इन्वेस्टिगेट करता है. अक्सर इसमें मर्डर होते हैं और मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है कि हु वाज द किलर. तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं डिटेक्टिव फिक्शन में हमको देखने को मिलती हैं. तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, हिस्ट्री ऑफ नावल. तो इसमें हमने आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं कि किस तरह इसकी शुरुआत होती है, हिस्ट्री ऑफ नावल. फिर हमने देखा कि बड़े बड़े नावलिस्ट कौन हैं, फिर हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ नावल क्या हैं, फिर हमने इंडियन वो भी देखा. इसके बाद आज हमने टाइप्स ऑफ नावल देखे हैं. उसमें हमने सारे जितने भी टाइप्स हो सकते हैं नावल्स के, वो पॉसिबल टाइप्स जो हैं हमने इसमें कवर किए गए हैं. इस लेसन में इसको हमने देखने की कोशिश की है. थैंक यू.